गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से अध्याय 2 घातांक। ठीक है, वैसे तो आप घात के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। छोटे क्लास पीछे क्लास में हमने घातों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ हम उसी से रिलेटेड उसके नियमों को लेके हम सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं उसके घातांक के नियमों को बता देता हूँ कि किस तरीके से घातांक के नियम होते हैं और किस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पहला लिखा हुआ है ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1 लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है संख्या ऋण 1 यानी वह ऋणात्मक संख्या है, उसके ऊपर घात लगी हुई सम संख्या। सम संख्या का मतलब आप समझ सकते हो 0 2 4 6 8 ये सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऋण 1 की घात सम संख्या यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर यदि सम संख्या की घात लगती है तो हमें आंसर धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होती है। उसका उत्तर किस में प्राप्त होती है? धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1। दूसरा दिया हुआ है ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। अब यहाँ देखिए जिस तरीके से हमने बताया था कि ऋण 1 की घात सम संख्या 0 2 4 6 8 सम संख्या बताया, तो उसी तरीके से विषम संख्या भी होती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा ऋण 1 की घात विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या होगा? 1 3 5 7 9 ये संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसके आगे भी और विषम संख्या आती है। ठीक है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर यदि विषम संख्या की घात लगती है तो उसका हमें उत्तर ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ये होगी आपका ऋण 1 की घात सम संख्या, ऋण 1 की घात विषम संख्या के बारे में। आगे हम घातांक के नियम के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तीसरा दिया हुआ है गुणा का नियम। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है? गुणा का नियम। तो गुणा के नियम के तहत हमने लिखा हुआ है 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n। अब ये कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें दोनों में 1 की घात m और 1 की घात n दोनों में 1 की घात लिखा हुआ है। एक के ऊपर घात लगी हुई है m और एक के ऊपर घात लगी हुई है n। मतलब यहाँ जो दोनों का आधार जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का जो आधार है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देख सकते हैं इसमें 1 की घात m और 1 की घात n यानी किसी भी गुणात्मक संख्या में दोनों का आधार समान होने पर उसकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n। मतलब क्या होगा? जब भी हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम इस सूत्र से गुणन वाले सवालों को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से भाग नियम है। भाग नियम मतलब आप समझ सकते हैं भाग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जिस तरीके से गुणन के नियम के तहत उनके आधार समान होने चाहिए उसी तरीके से भाग के नियम के आधार पर भी उनके आधार जो होते हैं वो समान होने चाहिए। यहाँ भी मैंने लिख दिया 1 की घात m बटा 1 की घात n। यहाँ देख सकते हैं a ऊपर भी लिखा हुआ है 1 की घात m और नीचे लिखा हुआ है 1 की घात n, यानी उसके घात जो है अलग अलग है लेकिन आधार जो है वो क्या दिखाई दे रहे हैं? समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ भी क्या होगा? 1 की घात m ऋण n। जिस तरीके से गुणा के नियम में गुणन करने पर घातें जुड़ती है उसी तरीके से भाग देने पर घातें क्या होती है? घट जाती है। इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से हम इनके सवालों को हल कर सकते हैं। तो 1 की घात क्या हो जाएगा? m ऋण n। अब आगे देखिए घातों की घात का नियम। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है घातों की घात का नियम यानी जो घात है उसके ऊपर की और एक घात होती है उसको हम बोलते हैं घातों की घात का नियम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 की घात m पूरे की घात n दिया हुआ है। 1 की घात m कोष्टक लगाकर हम आप देख सकते हैं ऊपर में हमने एक और घात लगाई हुई है n। तो यहाँ क्या होगा? घातों की घात के नियम क्या था? यदि किसी भी संख्या के ऊपर हम घात लगाकर पूरे की घात और घात लगाते हैं तो वहां पर वो दोनों घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 की घात m गुना n। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 की घात m गुना क्या हो जाएगा? n। ये हो जाएगा आपका 1 की घात m गुना n। तो ये हो गया आपका घातों की घात का नियम। आगे देख सकते हैं कुछ और नियम दिए हुए हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा। a भी पूरे की घात m लिखा हुआ है। यहाँ आपको दो संख्याएं दी हुई है, a एक अलग संख्या है, b एक अलग संख्या है और दोनों के ऊपर क्या दी हुई है? घात दी हुई है। तो हम उसको
तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ a और b पूरे की घात क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो वो जो घात है वो दोनों में लगेगी, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की घात m गुना b की घात m लिख सकते हैं। उसी तरीके से बटे में जब कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a बटा b पूरे की घात m, तो यहाँ भी हम उसको जिस तरीके से गुणन वाली संख्याओं के ऊपर घात लगती है उसको अलग करके लिख सकते हैं, उसी तरीके से भाग वाली संख्याओं को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं a की घात m बटा b की घात m, ये हो गया आपका। उसके बाद दिया हुआ है a की घात शून्य, इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम गलती करते हैं, किसी भी संख्या की घात के ऊपर यदि शून्य की घात लगती है तो उसका आंसर हमेशा 1 प्राप्त होता है, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो ये हो गया a की घात शून्य बराबर a। अब उसके आगे एक और दिया हुआ है, जब हम किसी संख्या धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के रूप में प्रतीत करते हैं और जब हम किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के रूप में प्रतीत करते हैं तब क्या होती है, यहाँ देख सकते हैं a की घात m दिया हुआ है बराबर 1 बटा a की घात ऋण m लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो संख्या है वो धनात्मक संख्या है, ठीक है, a की घात m जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, वो धनात्मक संख्या है, तो a की घात m बराबर यदि हमें उसे ऋणात्मक संख्या में लेनी होती है तो वहाँ a की घात m एक पूर्णांक संख्या के रूप में है, जब हमें उसे ऋणात्मक संख्या में लेनी होती है तो एक परिमेय संख्या के रूप में प्रतीत हो जाती है, और जो संख्या अंश में रहती है वो हर में, और जो संख्या हर में रहती है वो अंश में चली जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हर में था वो ऊपर चली गई है 1, और जो अंश में था वो नीचे आ गई है 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो हर में आती है तो वहां थोड़ा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया a की घात ऋण m, यानी जो भी संख्या धनात्मक संख्या में होगी हम उसे इस सूत्र के जरिए ऋणात्मक संख्या में प्रतीत कर सकते हैं। उसी तरीके से जो संख्या में ऋणात्मक संख्या में है उसको हम धनात्मक संख्या में भी प्रतीत कर सकते हैं। जिस तरीके से धनात्मक को ऋणात्मक में प्रतीत किया गया था उसी तरीके से ऋणात्मक को धनात्मक में प्रतीत किया जा सकता है। इससे रिलेटेड मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहां मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है ऋण 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो घातांक नियम दिए हुए हैं उसी में से एक नियम को यहाँ लागू करके मैं हम क्या करेंगे, सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ऋण 5 की घात 4 सम संख्या की घात लगी हुई है गुना ऋण 5 की घात 7 विषम संख्या की घात लगी हुई, इसको हम हल करेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से हल करेंगे। ऋण 5 की घात 4 सबसे पहले लिख लेते हैं सवालों को, गुना ऋण 5 की घात 7। अब देखिए ऋण 5 की घात 4 है तो क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऋण 1 की घात 4 गुना 5 की घात 4, ठीक है, गुना ऋण 1 की घात 7 गुना 5 की घात 7। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं घातों के नियम के तहत आपको दो सूत्र पहले दिखाई दिए होंगे, सम संख्या और विषम संख्या के रूप में, जिसको मैंने पहले बताया था। यहाँ हम उसको लिख सकते हैं ऋण 1 की घात सम संख्या, यहाँ लिख देंगे आप, बराबर क्या होता है 1, और उसी तरीके से ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर होता है आपका ऋण 1। ये आपका सूत्र है, हमने लिख दिए। अब हमारे पास ऋण 1 की घात सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 की घात सम संख्या मतलब क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 5 की घात 4 ज्यों का त्यों रहेगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से गुना ऋण 1 की घात 7 विषम संख्या, तो क्या प्राप्त होता है, ऋण 1 ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 1, ठीक है, गुना 5 की घात क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 का गुना 5 धनात्मक संख्या के साथ करते, धनात्मक संख्या तो ज्यों करते हैं वही संख्या है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 4, ठीक है। उसी तरीके से देख सकते हैं ऋण 1 ज्यों करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले संख्या में, एक मिनट, इसको हम ऋण 1 को पहले यहाँ ले लेते हैं क्योंकि उसको अभी हम गुना नहीं करने वाले, लास्ट में करने वाले, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 1 का गुना 5 की घात 4 धनात्मक संख्या है, 1 का किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर वही संख्या आती है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, गुना
5 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या कर देंगे 5 की घात 7 लिख सकते हैं। हमने रिंग को आगे ला दिया था। अब यहाँ देखिए गुणा के नियम के तहत देख सकते हैं, गुणा के नियम के तहत 1 की घात m गुना 1 की घात n, आधार समान है 1 की घात m और 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m धन n। यहाँ भी देख सकते हैं 5 की घात 4 और 5 की घात 7, दोनों में आधार समान है 5 और 5, 5 की घात 4 5 की घात 7, दोनों में आधार समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर घात क्या होती है, जुड़ती है। तो 4 धन 7 हो जाएगा ये। यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऋण 1 गुना 5 की घात 4 धन 7 करने पर क्या आता है 4 और 7 11 होता है, 11 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है ऋण 1, तो ऋण 1 का हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 5 की घात 11। तो इस तरीके से आप कोई भी गुणन वाली संख्याओं को या भाग वाली संख्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे।